किसानों की लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय नेतागण और विशेष रूप से आज अलग अलग सारी सरदारियाँ अलग अलग पाल की तरफ से आए हुए सभी सरदारीगण, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, मैं तो कोई भाषण देने नहीं आया था। मैं तो आज आपसे मिलने आया था और ये जानने के लिए आया था कि हमारे यहाँ पे जो पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, गुजरात से जो किसान आज हमारे इस कोलवर के बॉर्डर के ऊपर अपने छोटे छोटे बच्चों को घरों में छोड़ करके देश के संघनता की लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए आए हैं, उनको किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो, उनको कोई कठिनाई ना हो, उनकी इस लड़ाई को कोई कमजोर ना करे, इसके लिए आज आपसे जानकारी लेने आया था, आपसे मिलने आया था। भाषण तो मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने दिए। आप लगातार पिछले 30 दिन से, जब से आंदोलन चला है, बल्कि इस आंदोलन से पहले जब लॉकडाउन था और उस लॉकडाउन की आड़ के अंदर जिस तरह से इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के अन्नदाता की जमीन को कैसे उससे छीन करके अंबानी अडानी के हवाले कर दिया जाए, इसके जो अध्यादेश बनाए थे, जब इसके लिए उन्होंने एक दस्तावेज जब तैयार किया तभी से उसका विरोध होना शुरू हो गया। जैसे जैसे दस्तावेज पब्लिक हुए, लोगों के बीच में आए, अलग अलग किसान संगठनों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया और न केवल विरोध किया था बल्कि अपने अपने संगठन के साथियों को साथ लेकर के इस देश की गूंगी बहरी मोदी की सरकार को उसका कैसे एहसास कराया जाए, इसके लिए पंजाब के अंदर सबसे पहले पहल हुई और पंजाब के किसान ने जहाँ रास्ते बंद किए वहीं रेल के मार्ग भी बंद कर दिए। जब रेल के मार्ग बंद हुए, जब वहाँ के बॉर्डर सील हो गए, जब वहाँ पे रिलायंस के और के अडानी के जो पंप लगे हुए थे, उन पंपों को बंद कर दिया गया, वहाँ की टोल खत्म कर दी गई। लगातार अखबारों में, रेडियो में, टेलीविजन पे सब जगह हमें ये देखने को मिल रहा था कि अब इस देश का किसान कैसे इन काले कानूनों को वापस कराया जाए, इसके लिए लड़ने का मन बना रहा है। मैं बधाई देता हूं आज आपको कि आज जहां मोदी मन की बात करता है, वहीं आपने एक मन बना लिया, एक फैसला ले लिया कि जब तक ये काले कानून वापिस नहीं होंगे, हम शांत प्रिय तरीके से अपनी इस लड़ाई को जारी रखेंगे, तो फीसदी जीतने का काम करेंगे। अभी कुछ साथी कह रहे थे डरने की जरूरत है, तो डरने वाले घर में पैदा ही नहीं हुए। ये तो वो सब सारे के सारे यहाँ पे बैठे हैं जो यहाँ अपने हकों की लड़ाई लड़ते हैं, वही इनके घर में पैदा हुए बच्चे इस देश की सीमाओं की पहरेदारी करके दुश्मनों का दांत खट्टा करने का काम करते हैं। मुझे बड़ी हैरानी थी, पिछले दिनों हरियाणा में एक बाई इलेक्शन हो रहा था
और उस बाई इलेक्शन के अंदर बीजेपी की तरफ से गांव गांव में नारे दिए जा रहे थे, जय सिया राम। कोई जय जवान जय किसान नहीं बोल रहा था। हर बीजेपी का व्यक्ति बीजेपी से जुड़ा हुआ केवल एक नारा लगाता था, लोगों को किस तरह से भागना, उस तरीके से भगवान के नाम पर उनका वोट लिया जाए, इसके लिए जय सिया राम का नारा लगाना। इस देश में वो लोग जय सिया राम के नारे लगा रहे हैं जिनके घर में गाय नहीं, जिनके घर में गाय के लिए रोटी नहीं है। वो हमें ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे से बड़ा कोई हिंदू नहीं है। हमारी तो परंपरा रही है कि हिंदू का कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर के अंदर गाय नहीं हो, जिसमें मंदिर नहीं होगा, जिसमें कोई भगवान की मूर्त नहीं होगी। वो लोग जय सिया राम के नारे लगाते हैं जिनके घर के अंदर मंदिर भी नहीं है। और गलती से मंदिर है तो कोई दिया करने वाले नहीं है कि नहीं है। हमारे यहाँ तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन भगवान का नाम लेकर के सुबह सवेरे हर किसान अपने खेत को ना जाता, शाम को घर आकर के अन्न खाने से पहले उसी परमात्मा को प्रणाम करते हैं। आज जरूरत इस बात की है इस देश को कि हमें जात पात धर्म और मजहब से ऊपर उठ करके इस देश के अन्नदाता को कैसे बचाया जाए, कैसे इस देश को दुनिया का अग्रणी देश बनाया जाए। इसके लिए इस लड़ाई में आपसी भाईचारे के साथ राजनीति से ऊपर उठकर मैं तो मोदी जी को इस बात के लिए बधाई भी देना चाहूंगा कि हम गांव में बसने वाले लोग जो खेती पे निर्भर करने वाले थे, हम छोटी छोटी बातों पे आपस में विवाद करते थे, झगड़ा करते थे, हम आपस में बंटते थे। ही 1 मिनट पानी की बारी को लेकर के भी हम आपस में तू मैं करते थे। हमारे बीच में अनेक विवाद थे। अगर मोदी ये कृषि के 3 कानून ना बनाता तो आज हमारा ये भाईचारा फिर से इकट्ठा नहीं हो सकता। जहां मोदी ने हमारे भाईचारे को इकट्ठा करने का हमारे ऊपर एहसान किया, हम तो मोदी जी से एक बात और भी कहना चाहेंगे कि कृषि के 3 कानून वापस ले ले, ये भी हमारे पे एहसान हो जाएगा। अगर मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मानेगा तो इस देश का अन्नदाता अगर इस देश का पेट भरना जानता है तो उसके साथ कोई अन्याय करे, उसके लिए गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर चढ़ करके अपनी बात भी मनवाना जानता है। मैं तो केवल आपसे इतना कहने के लिए आया कि जो जिम्मेवारी आप हमारी लगाओगे, मैं केवल हरियाणा के लोगों से नहीं, मुझे याद अच्छी तरह से एक बार 2018 के अंदर भी देश का किसान इकट्ठा होकर के देश के प्रधानमंत्री को दिल्ली में जाकर अपनी दिक्कत और कठिनाइयों को उनके सामने रखना चाहता था। मुझे आज तारीख भी याद है, 2018 24 फरवरी को हमारे फरीदाबाद के अंदर जो ये राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ है, इनके बैनर के नीचे और कोई 1000 की संख्या में किसान इकट्ठा होकर के आए, उनमें माताएं और बहनें भी थी। और उनको जब फरीदाबाद में पहुंचे, बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे, तो हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने
यहाँ के अधिकारियों को आदेश दे करके उनको अनाज मंडी के अंदर इस तरह से ले जाकर के बंद कर दिया था जैसे पता नहीं देश के कितने बड़े गुनाहगार हैं। और मुझे जैसे ही पता लगा, मुझे जैसे ही खबर मिली इस बात की, मैं तुरंत उसी वक्त उनके बीच में पहुंचा। ये साथ हमारे बीमार हो गए थे, अटैक हो गया 4-5 दिन पहले। अब आईसीयू से अभी आज परमात्मा इनको स्वस्थ करे जल्दी। मध्य प्रदेश के रहने वाले जी। मैं तुरंत अपने साथियों को लेकर के उनके बीच में पहुंचा, जहां हमने प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात के लिए चेताया, वहीं हमने अपने पार्टी के साथियों की जिम्मेवारी लगा करके, क्योंकि वो आंदोलन खत्म करके वापस जा रहे थे, तो उनको मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक छुड़वाने का भी काम किया। आज भी आप लोगों से यही कहने आया कि जो जिम्मेवारी आप हमारी लगाओगे, आप कहोगे कि हमारे इस आंदोलन में सबसे अगली पंक्ति में खड़े होकर के आप इस लड़ाई को लड़ो, तो आपके साथ राजनीति को अलग राजनीति से अलग हट करके आपके साथ अगली पंक्ति में खड़े होकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। यहां बात हो रही थी कि राजनीतिक चर्चा नहीं होनी चाहिए। इस देश के अंदर ऐसे बहुत से राजनेता हुए जिन्होंने जब किसान को किसी ने अपमानित करने का प्रयास किया तो बड़े से बड़े पद को ठोकर मार करके उन्होंने किसानों के साथ खड़े होकर के उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे देश के अंदर मोरारजी भाई देसाई की सरकार बनी थी। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे, एकमात्र नेता थे, और देश के उन दिनों में वित्त मंत्री थे। मोरारजी भाई देसाई के साथ किन्हीं कारणों से टकराव हो गया। सन 1977 की बात है। मोरारजी भाई देसाई ने चौधरी चरण सिंह को बिना कोई नोटिस दिए उनको मंत्री पद से हटा दिया था, बर्खास्त कर दिया था। उस वक्त अनेक किसान लीडर ऐसे थे जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। चौधरी देवीलाल भी उस वक्त हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और चौधरी देवीलाल ने प्रेस को बुला करके कह दिया था कि हम किसी हमारे किसान नेता का अपमान सरकार करे उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसके लिए सरकार को फिर से मजबूर करेंगे कि आप किसान को सम्मान दें। इस देश में बदलाव अगर किसी ने लाने का काम किया है तो उस वक्त के टाटा और बिरला ने नहीं, देश के किसान ने इकट्ठा होकर के कांग्रेस के राज को सत्ता से बाहर किया और जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। वो किसान की सरकार थी और किसान का अपमान हो रहा था। उसमें चौधरी देवीलाल ने ऐलान कर दिया था कि हम अगस्त 9 को दिल्ली के अंदर बड़ा किसान सम्मेलन करेंगे, और जब तक इस किसान के अपमान का बदला नहीं ले लिया जाएगा तब तक हम इकट्ठे होकर के इस देश की सत्ता को चलने नहीं देंगे। मुझे याद है अच्छी तरह से उस वक्त में मोरारजी भाई देसाई जो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बुला करके कहा चौधरी देवीलाल से कि आप हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जनता पार्टी के नेता हो, और अगर आपने इस रैली में हिस्सा लिया, आपने अगर ये किसानों का जो सम्मेलन बुलाया जा रहा है इसका अगर आप हिस्सा हुए तो आपको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ सकता है। चौधरी देवीलाल ने
देश के प्रधानमंत्री के सामने 1 मिनट नहीं लगाई। उन्होंने सीधा कहा कि मैं मुख्यमंत्री पैदा नहीं हुआ था, मैं किसान के घर में पैदा हूं और किसान का कोई अपमान करे, चौधरी देवीलाल उस बात को सहन नहीं करेगा। आज भी इस देश में उसी किस्म के हालात हैं। आज भी देश में इसी किस्म के हालात हैं। आज भी ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है जो चंद पूंजीपतियों के हाथों में खेल रहे हैं। आज केवल 2 वर्ग इस देश में है, एक कमेरा है और एक लुटेरा है। कमेरा वो है इस धरती माँ का सीना चीर करके इस देश के खुद भूखा रह करके देश के लोगों का पेट भरने का काम करता है, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं। लुटेरा वो है जो रोज नई कंपनी खड़ी करता है और उन कंपनियों को दिवालिया करके हमारे गाढ़े खून पसीने की कमाई जो है, उस हमारी गाढ़े खून पसीने की कमाई को कर्जे के रूप में लेकर के दिवालिया होकर के खाने का काम करता है। इसके लिए हमें यहां बैठ करके ये बात करने की जरूरत नहीं कि किस जाति का किस धर्म का है, इसका कौन सा मजहब है। यहां तो हमें केवल और केवल किसान के नाते कैसे देश के किसान के साथ न्याय हो, कैसे उस अन्नदाता को फिर से मान सम्मान मिले, इसके लिए सारी चीजों से ऊपर उठ करके एक किसान के रूप में इस लड़ाई को लड़ना है। मैं उम्मीद करूंगा कि हम 100% इस देश की केंद्र की सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर लेंगे कि उन्हें ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, किसान को फिर से सम्मान देना पड़ेगा। अगर मेरे से कोई भी गुस्ताखी हुई, कोई भी मेरी जबान से कोई ऐसी बात आपको लगी जो कहीं जिससे आप आघात हुए, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन आपसे फिर उम्मीद करूंगा कि हम इस लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे और 100% जीतने का काम करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका, चौटाला साहब। हमारे बीच में